Hello, welcome to all. In course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, we are dealing here Module 11, Writing Research Proposal or Synopsis, and in this we are going to deal structure and chapters of a PhD thesis, how we write the chapter and what becomes the structure of the PhD thesis. After this session, you be able to understand the standard structure of a PhD thesis. PhD thesis कैसे लिखी जाती है, उसका एक स्ट्रक्चर जो संरचना है, that will be clear in front of you. Identify the purpose and content of each chapter. Recognize variations in structure based on disciplines. Apply academic conventions in thesis formatting and presentation. So you may able get a structure to reporting a thesis. How we can frame our thesis? So about to that, a PhD thesis is a comprehensive document that presents original research work. हम जब thesis की बात करते हैं तो इसका मतलब we are talking about the PhD thesis, और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है दैट प्रेजेंट्स ओरिजिनल रिसर्च वर्क, जिसके थ्रू हम लोग जो मूल शोध कार्य होते हैं उसकी प्रस्तुति होती है. तो दो फॉर्मेट कैन वेरी बाय डिसिप्लिन एंड इंस्टीट्यूशन, मोस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस डिसिप्लिन्स, तो हियर वी आर द follower of the social science and behavioral research science. So we mostly nearby we follow the same process. So a thesis is a scholarly document submitted in support of a candidature for an academic degree presenting the author's research and findings. तो thesis का structure इसी तरीके से कुछ होता है कि जो एकेडमिक डिग्री के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है कि नहीं है. तो इसलिए थीसिस के स्ट्रक्चर्स क्लियर होते हैं, और हर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और जो एपेक्स बॉडीज है दैट गिव्स अस डायरेक्शन टू हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर थीसिस, या व्हाट शुड बी कंटेंट, या हाउ टू अरेंज द कंटेंट विद इन अ इफेक्टिव मैनर. तो वो चीज़ें हमें देखना होगा. तो हम बात करें कि जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए पीएचडी थीसिस जो सोशल साइंस एंड बिहेवियरल रिसर्च में यूज की जाती है उसका क्या वो होता है. तो उसमें आप देख सकते हैं कि मोस्ट पीएचडी थीसिस आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स. पहला जो होता है वो प्रिलिमिनरी पेजेस इन्वॉल्व होती हैं. उसमें जो प्रिलिमिनरी पेजेस हैं उसमें टाइटल पेज होता है, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट्स वगैरह लगे होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च स्कॉलर, इंस्टीट्यूशन हेड वो वेरीफाई वगैरह करके देते हैं. फिर एक्नॉलेजमेंट, पर्सनल थैंक्स टू गाइड, पीयर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सेट्रा. टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, ग्राफ, फिगर्स, एब्रिविएशंस, वो सारी चीज़ें पेजेस ऐसे प्रिलिमिनरी पेजेस में काउंट किए जाते हैं. नेक्स्ट जो कोर चैप्टर्स हैं, वो कोर चैप्टर जो जिनके अंदर थीसिस रिपोर्ट की जाती है तो वो मेजर रोल प्ले करते हैं. तो चैप्टर फर्स्ट इज कंसिडर एज द इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स आर एलिमेंट्स विच आर वी आर कंसिडरिंग, रिसर्च गैप, रैशनल और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी, रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चन जो एक तरीके से क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं. फिर उसके बाद से वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज देयर. फिर ऑपरेशनल डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, इनको इन्वॉल्व करते हैं. डिलिमिटेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर्स, उसको भी हम वहाँ लिख सकते हैं अगर गोइंग करने जा रहे हैं. अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर्स इज नॉट नीडेड. तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स
एंड रिसर्च क्वेश्चंस टर्म्स जो एक साथ लिया गया है, यहाँ से रिसर्च क्वेश्चन के बिहाफ ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन पहले ही ऑलरेडी हमें यूज में आता है, जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है, और उसके बाद से हाइपोथेसिस हम फ्रेम करते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में, चूंकि हर यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने कॉन्सेप्ट है और उसको डेवलप वो उस तरीके से करते हैं। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो सेकेंड चैप्टर है उसको हम टाइटल देते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, और उसमें क्रिटिकल सिंथेसिस ऑफ पास्ट रिसर्चेस को हम रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। जैसे कि हम इंडिया के हैं तो रिव्यू ऑफ इंडियन एंड अब्रॉड स्टडीज तो उसमें करते हैं, जिससे कि एक क्लियर कट ट्रेंड हमें समझ में आ जाए कि व्हाट इज गोइंग इन द अदर कंट्रीज एंड हाउ वी आर मूविंग विद द पर्टिकुलर टॉपिक विद इन पर्टिकुलर इन आवर कंट्री। तो वो सारे ट्रेंड्स हमें समझ में आ जाते हैं, और जो गैप दिखने लगता है उस गैप को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर वी कैन आइडेंटिफाई आवर रिसर्च गैप्स। थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारे बन जाते हैं उस जब रिव्यू लिटरेचर से। तो हाउ वी विल प्रोसीड, या हमारे जो कह सकते हैं कि क्या रिसर्च डिज़ाइन होगी, वो भी कुछ हमें इंसाइट मिल जाती है। एंड साथ ही साथ हम डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, डेटा का इंटरप्रिटेशन जब करेंगे तो उसमें हमारे रिव्यू जो है कैसे सपोर्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। फिर एक जो बूटे एंड बिली का कॉन्सेप्ट है कि वेल कंडक्टेड लिटरेचर रिव्यू जस्टिफाई द नीड फॉर द करेंट स्टडी। तो जो रिसर्च गैप की बात कर रहे हैं, रैशनल की बात कर रहे हैं, वाई वी आर प्रोसीडिंग इन द पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो हमें यहीं से दिखता है। तो इसलिए एक तरीके से ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो है हमें सपोर्ट करता है इन द फ्रेमिंग ऑफ द टॉपिक आल्सो। चूँकि कहा जाए कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर वो जनरली हम 2 बार करते हैं। एक तो ड्यूरिंग फाइनलाइजेशन ऑफ टॉपिक, जो समस्या हमारी है उसको फाइनलाइज करते समय भी हम रिव्यू करते हैं, और दूसरा रिव्यू जब हम अपने प्रॉब्लम को फ्रेम कर लिए हैं एंड वी हैव फाइनलाइज द ऑब्जेक्टिव, डिसाइड द हाइपोथेसिस, आफ्टर दैट वी कैन गो, या वहाँ से भी जो रिव्यू कर रहे हैं वहाँ से भी हाइपोथेसिस राइटिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, वी कैन टेक द insight, and after that review gives us direction to we go for the directional hypothesis or non-directional hypothesis। हम hypothesis frame में भी हमारा रिव्यू का रोल रहता है। तो ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट देता है। रिसर्च डिजाइन methodology और methodology, तो डिटेल्स ऑफ हाउ द रिसर्च विल बी कंडक्टेड, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। अब जैसे इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो रिसर्च का अप्रोच क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, या मिक्स मेथड होगा। टाइप ऑफ रिसर्च, उसमें जो रिसर्च है जैसे सर्वे, डिस्क्रिप्टिव सर्वे है या एक्सपेरिमेंटल है, वो चीज़ें हम बात करते हैं। फिर रिसर्च मेथड, विच मेथड वी आर गोइंग टू प्रोसीड, वो मेथड हमें बताना होता है। जैसे सर्वे मेथड है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, या एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है। जो भी मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक, हमारे रिसर्च की पॉपुलेशन क्या है, हमारा काम जो वर्क है वो किस पे बेस है, कि विच विल बी बेनिफिटेड विथ आवर वर्क, तो वो हमें बताना होगा, वो हमारी पॉपुलेशन होगी। वो पॉपुलेशन पे पूरा काम तो हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो हु विल बी विद इन आवर रिसर्च, दैट विल बी कंसिडर एज ए सैंपल, एंड हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दैट सैंपल, दैट विल बी कंसिडर एज द सैम्पलिंग टेक्निक। एंड डेटा कलेक्शन टूल्स एंड इट्स स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, ये रिसर्च डिज़ाइन या मेथडोलॉजी में हम क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, जिससे कि हमें उस टूल्स की सारी उपयोगिता समझ में आए और कैसे टूल्स को हमने निर्मित किया है, वो प्रोसेस जिसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नाम्स डेवलपमेंट, स्कोरिंग प्रोसेस, वो सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब कर देते हैं।
साथ ही साथ डेटा एनालिसिस, प्रोसीजर्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। डाटा को एनालाइज करने के लिए जिन प्रोसीजर्स को हम यूज में लाने जा रहे हैं या जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज में लाएंगे उसको भी हम यहाँ डिपिक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से मेथोडोलॉजी गाइड्स द रिसर्चर्स अप्रोच टू डेटा एंड इंटरप्रिटेशन। तो पूरी एक जो पिक्चर्स एक रिसर्च प्रोसेस की क्लियर होती है वो चैप्टर 3 से, जिसको हम रिसर्च डिज़ाइन या मेथोडोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें वो सारे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज में होंगे रिसर्च में, या साइंटिफिक मीन्स, चाहे वो टूल्स कह सकते हैं कि अप्रोच, टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, उस किस पे बेस्ड है, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन टूल्स एंड डेटा एनालिसिस जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। इनको बिना डिस्क्राइब किए हुए या बिना समझे हम अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि यही आधारभूत एक तरीके से हमारे रिसर्च के हैं। फिर है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो प्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और इट इंक्लूड टेबल, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स, थीमेटिक एनालिसिस फॉर क्वालिटेटिव स्टडीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि जो पूरे रिसर्च का जहाँ से इन्फर होने जा रहा है, दैट इज द चैप्टर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा विद इन द टेबल फॉर्म्स एंड विद इन पिक्टोरियल फॉर्म्स एंड विद इन टेबुलर फॉर्म। तो वो सारी चीज़ें, अरेंजमेंट ऑफ द डेटा होता है इसी चैप्टर के थ्रू, अरेंजमेंट, व्यवस्थीकरण, और दूसरा उस पे एनालिसिस, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स यूज में आने जा रही है उसके थ्रू हम अप्लाई करके एक उस डाटा से जो कुछ भी कह पा रहे हैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। विद इन द क्वांटिटेटिव लाइक दैट क्वालिटेटिव वी डेवलप द थीम, कोड एंड पैटर्न्स, वो सारी चीज़ें डेवलप करके और फिर हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, कुछ कहने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इस चैप्टर में इन्वॉल्व होती है। फिर चैप्टर 5 जो है वो समरी, कंक्लूजन एंड सजेशन फॉर फर्दर स्टडीज। ये जनरल अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है उसको हम दिमाग में लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्वालिटेटिव अप्रोच में इसके चैप्टराइजेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, जहाँ सेकेंड चैप्टर को वो दूसरे तरीके से इंटरप्रेट, फर्स्ट चैप्टर में ही वो सब कुछ इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसमें रिव्यू भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल रिसर्चेज कुछ 6 चैप्टर्स में भी प्रेजेंट होती हैं, बट वी आर हियर डीलिंग द क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। एंड नॉर्मली स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है राइटिंग ऑफ रिसर्च, दैट इज विद इन 5 चैप्टर्स, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आल्सो रिपोर्टेड विद इन 5 चैप्टर्स। तो चैप्टर 5 इज समरी, कंक्लूजन एंड सजेशन फॉर फर्दर स्टडीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक ओवरऑल समरी ऑफ द होल वर्क, उसको एक डिपिक्ट की जाती है, एसोसिएट की जाती है, जिससे समरी ऑफ द एंटायर रिसर्च कहते हैं। फिर फाइंडिंग्स क्या हमारी रही या कंक्लूजन्स, उसको रिपोर्ट करते हैं। फिर कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्टडीज, जो प्रीवियस स्टडीज रही उससे हम तुलना करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हमारी फाइंडिंग्स रही वो कैसे सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है, या उसके समर्थन में या उसके अगेंस्ट कुछ कह रही है। तो कंपैरिजन विथ प्रीवियस स्टडीज, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइंडिंग्स, और जो अगर दूसरे रिसर्चेस से डेविएशन आ रहा तो वो डेविएशन क्यों है, तो उसके लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस, उस तरीके की फाइंडिंग्स जो हैं वो ऐसी क्यों आ रही हैं, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसको बिहाफ हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, हाउ दैट फाइंडिंग्स विल बी कॉन्ट्रीब्यूटरी इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जो वर्तमान परिदृश्य है, दैट इज एजुकेशनल या सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, उसमें कैसे वो जो रिसर्च है वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो उसको हम लिखते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन।
फिर सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो भविष्य में अनुसंधान होंगे इसके बिहाफ वो हम बताते हैं, और साथ ही साथ हमारी फाइंडिंग्स कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी या इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है वो भी बताने का प्रयास, जो जस्ट लाइक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, बट इन स्पेसिफिक कंसिडरेशंस वी कैन राइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडीज. यस, फर्स्ट वी हैव रिटन delimitations, here we have written limitation of the study. तो शोधकर्ता जहां तक पहले से अपने को एक तरीके से सीमित किया था उसको वो डिलिमिटेशन में कंसीडर करते हैं, और सेकेंड वन जहां तक हम करना था लेकिन हम नहीं पहुंच पाए तो वो क्या ऐसा रहा उसको हम लिमिटेशंस में रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम तो एज्यूम किए थे कि 400 लोग इससे डेटा ले लेंगे, लेकिन 400 लोगों तक हम पहुंचे भी, लेकिन जो क्वेश्चनायर फिलअप सही ढंग से हमें मिले उसमें केवल 375 मिले, 375. तो 25 हैव नॉट गिवन अस फुल इंफॉर्मेशन, देयरफॉर दे आर यूजलेस. तो वो हमारी रिसर्च की लिमिटेशंस थी. जैसे कि जो टूल्स में हमने मेजर किया वो टूल वहीं तक मेजर कर पाया जिस हमने ऑब्जेक्टिव्स में कंस्ट्रक्ट हमने डेवलप किए थे. तो वो भी कभी कभी रिसर्चर की अपनी पर्सनल थिंकिंग, उसके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो सारी भी लिमिटेशंस की, क्योंकि एक सीमा के बाद तब हमें समझ में आता कि अरे ये चीज़ तो छूट गई. तो दैट कैन बी कंसिडर एज व्हाट वी हैव लेफ्ट, हमने क्या छोड़ दिया, वो लिमिटेशंस, या जो छूट गई वो लिमिटेशंस. लेकिन जो हमने खुद लिमिट किया कि हम वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेंगे, हम केवल गर्ल्स पे ही काम करेंगे, हम केवल रूरल एरियाज में ही काम करेंगे और हम इतने लोगों पे ही काम करेंगे, वो डिलिमिटेशंस के अंदर आती है. तो हियर द डिस्कशन रिलेट्स द रिजल्ट बैक टू द रिसर्च क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट. तो इस तरीके से चीज़ों को हमें इस चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस समझ में आती है. एंड सप्लीमेंट्री सेक्शंस हमारे रिसर्च थीसिस की कुछ होते हैं, जिसे हम लोग एक तो पहले कहाँ से अपने जो कॉन्सेप्ट लिए वो रिपोर्ट करते हैं, या कैसे आपका माइंडसेट बना, कैसे आपका वो विचार बने. तो वो जो आइडियाज आपको मिले या इनसाइट जो मिली या जहाँ से आपने कुछ साइट किया, वो रेफरेंसेज या बिब्लियोग्राफी के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी पूरी लिस्ट अलग से विकसित करते हैं. तो दैट वो रिसर्च का पार्ट एक बार कह सकते हैं कि नहीं हो सकती, लेकिन नहीं, फ्रॉम वेयर वी हैव गेट द इनसाइट्स, या वो चीजें कैसे ऑथेंटिसिटी के लिए आगे बढ़ पाएंगे, तो दैट इज कंसिडर अंडर द रेफरेंसेज. लेकिन जो इनसाइट हमारी बनी, जिसको रीड करने से हमारे विचार उस तरीके के पर्सपेक्टिव में गए, वो बिब्लियोग्राफी में. तो दैट्स ऑल बुक्स दैट्स आर देयर which develop our insights, that is considered under the bibliography. और जिसको insight किया हमने cite किया अपनी स्टडीज में, that is considered as the references. तो जब ब्रॉडर टर्म में लिखते हैं तो हम उसको बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं, जब एक पेपर में लिखते हैं तो उसमें रेफरेंसेस के रूप में लिखते हैं. फिर अपेंडिक्स में हम टूल जो हमने यूज किया उसको लगाते हैं. ट्रांसक्रिप्ट अगर हमने यूज में लाई, रायर डेटा विथ मास्टर चार्ट्स, पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स, अटेंडेड सेमिनार सर्टिफिकेट्स, वो सारी चीज़ें अपेंडिक्स में अटैच करते हैं. फिर प्लैगरिज्म रिपोर्ट, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है वो किसी रिसर्च के लिए वो प्लैगरिज्म रिपोर्ट इज मस्ट, क्योंकि वो आपके काम की ओरिजिनलिटी को डिस्क्राइब करता है. तो इफ यू हैव डन योर ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल वर्क, देयर is required a plagiarism report, otherwise that can be harmful, या उसको कह सकते हैं कि वो चोरी किया हुआ काम माना जा सकता है. जब वो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, नॉलेज डोमेन में जाएगा, तो वो अगर लोगों का कॉपी किया हुआ काम होगा तो लोग उस पर आपत्ति उठाएंगे और दे विल क्लेम ऑन योर
knowledge also, and they may go in quote. Think, क्या सोचे आप इस पे? तो what chapters of thesis do you think require the most originality? Why? अब यहाँ बात करें कि what chapter of thesis, एक जो राइटिंग का है उसमें कौन सा चैप्टर मोस्ट ओरिजिनलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि सोचना आपको है, आपको रिपोर्टिंग करना है या उस तरीके से जो रिक्वायर्ड है उस पर आप सोचें। फिर इन रेफरेंसेस को पढ़ के आप अपने इंसाइट को बूस्ट अप कर सकते हैं। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर दिस सेशन।